आज हम 11th कॉमर्स सब्जेक्ट के अंतर्गत अर्थशास्त्र विषय में अध्याय 2 सांख्यिकीय अर्थ क्षेत्र एवं महत्व के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। सबसे पहले सांख्यिकी का अर्थ जान लेना आवश्यक है। सबसे पहले सांख्यिकी का अर्थ जानते हैं। प्राचीन काल में राज्य को सुचारू रूप से चलाने के लिए विभिन्न प्रकार के आंकड़ों की आवश्यकता पड़ती थी। राज्यों को जनसंख्या एवं भूमि संबंधी आंकड़े एकत्रित करने पड़ते थे ताकि राजाओं को यह पता चल सके कि उनके राज्य में कितने व्यक्ति रहते हैं, कितनी आय है और उनसे कर के रूप में अर्थात टैक्स के रूप में कितनी धन राशि एकत्रित की जा सकती है। अतः प्राचीन काल में सांख्यिकी को राज्य का विज्ञान, राजाओं का विज्ञान आदि के नामों से जाना जाता था। सांख्यिकी को अंग्रेजी में स्टैटिस्टिक्स शब्द के नाम से जाना जाता है। स्टैटिस्टिक्स शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम जर्मनी के एक प्रसिद्ध विद्वान गॉटफ्रायड आकेनवाल ने सन 1749 में किया था, इसलिए उन्हें सांख्यिकी का जन्मदाता भी कहा जाता है। इस प्रकार से सांख्यिकी से अभिप्राय संख्यात्मक सूचना या उनसे संबंधित परिणात्मक तथ्य एवं निष्कर्ष बतलाने की क्रिया को कहते हैं। इसका अभिप्राय आंकड़ों के औसतों या समूहों से है, जिनका किसी अन्वेषण जैसे भारत में जनसंख्या वृद्धि या किसी घटना, किसी वस्तु की मांग एवं कीमत में विपरीत संबंध से बतलाया जाता है। एक व्यक्ति के संबंध में किसी संख्यात्मक सूचना को सांख्यिकी अपन नहीं कह सकते। इस प्रकार से सांख्यिकी शब्द का प्रयोग मुख्य रूप से दो अर्थों में किया जाता है, बहुवचन के रूप में और एक वचन के रूप में। बहुवचन के रूप में सांख्यिकी की परिभाषा। बहुवचन के रूप में सांख्यिकी का अर्थ समंकों या आंकड़ों के रूप में व्यक्त की गई सूचना से होता है। जिस प्रकार से जनगणना के समंक, राष्ट्रीय आय के समंक, रोजगार संबंधी सार्वजनिक व्यय के समंक, कृषि समंक आदि के बारे में जो बतलाया जाता है। लेकिन यहाँ उल्लेखनीय है कि कोई एक संख्यात्मक तथ्य जैसे मोहन को प्रति माह 50 रुपये जेब खर्च मिलता है, इसे हम सांख्यिकी नहीं कह सकते, क्योंकि सांख्यिकी समंकों के समूह या औसत को कहा जाता है। जैसे 11वीं कक्षा में 100 विद्यार्थी है तथा 12वीं में 80, अतः संख्यात्मक तथ्यों के समूह को सांख्यिकी कहा जा सकता है। इसी को प्रोफेसर A.L. बौले के अनुसार समंक अनुसंधान के किसी विभाग में तथ्यों की संख्या के रूप में ऐसे विवरण होते हैं जिन्हें एक दूसरे के संबंधित रूप में प्रस्तुत किया जाता है। इसी को दूसरे परिभाषा में होरेस सेट्राइस्ट के अनुसार समंक तथ्यों के उन समूहों को कहते हैं जो अनेक कारणों से पर्याप्त सीमा तक प्रभावित होते हैं, जो अंकों में प्रकट किए जाते हैं यथोचित शुद्धता के अनुसार, जिनका आगमन या अनुगमन लगाया जाता है, जिन्हें किसी पूर्व निश्चित उद्देश्य के लिए एक सुव्यवस्थित विधि द्वारा एकत्र किया जाता है तथा जिन्हें तुलना के लिए एक दूसरे के संबंध में रखा जा सकता है। इस प्रकार से आंकड़ों के रूप में होरेस सेट्राइस्ट द्वारा दी गई परिभाषा को अपन श्रेष्ठ, पूर्ण एवं वैज्ञानिक कह सकते हैं। अब इसके बाद आते हैं सांख्यिकी समंकों की विशेषताएं। विशेषताओं में पहला पॉइंट है समंकों तथ्यों के समूह होते हैं। इसका तात्पर्य यह है कि इसमें व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन नहीं किया जाता, केवल व्यक्तिगत इकाइयों के अध्ययन से किसी घटना की प्रकृति के संबंध में कोई निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता, लेकिन तथ्यों के समूहों में तुलना कर कोई निष्कर्ष निकाला जा सकता है।
जैसे यदि कहा जाए कि मोहन की आयु 20 वर्ष है तो यह समंक नहीं है, लेकिन लोगों की आयु से संबंधित समंकों की श्रृंखला समंक हो सकता है, क्योंकि इसकी आपस में तुलना कर निष्कर्ष निकाल सकते हैं। इस प्रकार से समंकों का संबंध तथ्यों के समूह से होता है। दूसरा, समंक संख्यात्मक रूप में व्यक्त किए जाते हैं। समंकों को संख्यात्मक रूप में व्यक्त किया जाता है। गुणात्मक कथनों को सांख्यिकी में तब तक सम्मिलित नहीं किया जा सकता जब तक कि वे संख्यक रूप में प्रस्तुत नहीं किए जा सकते। उदाहरण के तौर पर यदि कहा जाए कि राम धनवान है, मोहन मध्यम आय वर्ग वाला है तथा सोहन गरीब है, तो इसे समंक नहीं कहा जा सकता, क्योंकि ये सभी गुणात्मक कथन हैं। लेकिन इसी तथ्य को हम इस प्रकार से कह सकते हैं कि राम की मासिक आय 80,000 रुपये है, मोहन की मासिक आय 40,000 रुपये है और सोहन की मासिक आय 5,000 रुपये है, तो इसे समंक कहा जा सकता है। इसमें समंकों की अन्य विशेषताएं भी विद्यमान हो। इसे को दूसरा उदाहरण के रूप में देखें तो हम ये कह सकते हैं कि इरफान पठान लंबा है तथा सचिन छोटा, तो यह कथन सांख्यिकी नहीं कहलाता। परंतु यदि इसी को ये कहा जाए कि इरफान पठान की लंबाई 6 फीट 2 इंच है तथा सचिन की लंबाई 5 फीट 4 इंच है, तो यह कथन सांख्यिकी हो सकता है। तीसरा, समंक अनेक कारणों से पर्याप्त सीमा तक प्रभावित होते हैं। समंकों पर केवल किसी एक कारण का प्रभाव नहीं पड़ता, बल्कि अनेक कारणों का प्रभाव पड़ता है। यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता कि कोई घटना किस कारण का परिणाम है। एक घटना कई कारणों के सम्मिलित प्रभाव से भी घटित हो सकती है। उदाहरण के तौर पे यदि किसी स्थान पर किसी वर्ष कोई फसल बहुत अच्छी हुई, तो यह किसी एक कारण का प्रभाव नहीं, बल्कि अनेक कारणों जैसे वर्षा अच्छी हुई होगी, सिंचाई की व्यवस्था अच्छा हुआ होगा, खाद का प्रबंध उचित हुआ होगा, बीज की किस्म अच्छी हुई होगी, जुताई या बुआई का ढंग, जलवायु आदि के परिणाम स्वरूप हमें अच्छी फसल प्राप्त हुआ है। इसके बाद अपन आते हैं चौथा पॉइंट की ओर। समंकों का संकलन व्यवस्थित ढंग से किया जाना चाहिए, अर्थात समंकों का संकलन हमें उचित योजना बनाकर करनी चाहिए। इसके लिए सुव्यवस्थित कार्य प्रणाली का निर्माण कर लेना उचित होता है। अव्यवस्थित तरीके से संकलित किए गए समंकों से हम सही निष्कर्ष को प्राप्त नहीं कर सकते। जैसे जब हम यह कहते हैं कि राम को 30 अंक प्राप्त हुए हैं, तो इससे यह जानकारी नहीं मिलती कि वह परीक्षा में सफल हुआ अथवा असफल। लेकिन यदि इसी तथ्य को हम इस प्रकार से कहते हैं कि राम को अर्थशास्त्र विषय में 50 अंकों में से 30 अंक प्राप्त हुए हैं, तो इसे सरलतापूर्वक यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि वह सफल है। इसलिए समंकों को सुव्यवस्थित तरीके से संकलित किया जाना उचित होता है, ताकि हम सही निष्कर्ष पर पहुंच सके। पांचवा, समंकों को अनुमान या गणना द्वारा एकत्र किया जाता है। समंकों का संकलन हम 2 प्रकार से करते हैं, अनुमान द्वारा तथा गणना द्वारा। पहला आते हैं अनुमान द्वारा। जब अनुसंधान का क्षेत्र बहुत बड़ा होता है, तब नमूनों का सर्वेक्षण कर संपूर्ण क्षेत्र के संबंध में अनुमान लगा लिया जाता है। और गणना विधि के द्वारा जब अनुमान का क्षेत्र छोटा रहता है, तो गणना प्रणाली द्वारा समंक संकलित किए जाते हैं। डॉक्टर बाउले ने कहा भी है कि बड़ी संख्या की गणना नहीं की जाती, उनके अनुमान लगाए जा सकते हैं। इसके बाद आते हैं छठवां पॉइंट की ओर। समंक एक दूसरे से संबंधित रूप में होने चाहिए। सामान्यतः समंकों का संकलन तुलना करके कोई निष्कर्ष निकालने के लिए किया जाता है। अतः यह आवश्यक है कि संकलित किए गए समंक सजातीय एवं एक दूसरे के साथ तुलना करने योग्य हो। जब तक उनमें सजातीय तुलना का गुण न हो, वे निरर्थक साबित होते हैं।
जैसे यदि हम यह कहें कि ए की मासिक आय 500 रुपये और बी का वजन 50 किलोग्राम तथा सी की लंबाई 3 मीटर है, तो यह संख्याएं अवश्य है किंतु समंक नहीं, क्योंकि इन्हें एक दूसरे से संबंधित रूप में नहीं रखा जा सकता है। लेकिन यदि तीनों की मासिक आय या वजन या लंबाई अलग अलग ज्ञात कर एक साथ रखा जावे तो वह समंक हो सकते हैं, बशर्ते कि उनमें अन्य गुण भी हो। 7वां पॉइंट, समंकों की संकलन किसी पूर्व निर्धारित उद्देश्य के लिए किया जाता है। समंकों को संकलित करने के पूर्व इसके उद्देश्य का निर्धारण कर लेना उचित होता है। उद्देश्य को अच्छी तरह से परिभाषित कर लेना चाहिए, इससे उद्देश्य का अर्थ स्पष्ट हो जाता है। यदि संकलित किए गए समंक उद्देश्य से मेल नहीं रखते तो इससे समंकों को संकलित करने में समय, साधन और शक्ति की बर्बादी होती है। उदाहरण के तौर पर हम वस्तुओं के मूल्यों से संबंधित समंक एकत्रित करना चाहते हैं। ऐसी दशा में यह आवश्यक है कि सबसे पहले हम यह निश्चित कर ले वस्तुओं के मूल्यों से हमारा क्या आशय है, अर्थात वह थोक मूल्य है या फुटकर मूल्य अथवा सरकार द्वारा नियंत्रित मूल्य है। मूल्य को परिभाषित कर लेने के बाद यह निश्चित किया जाना चाहिए कि इससे संबंधित वस्तुएं कौन कौन सी होगी जिससे उद्देश्य की प्राप्ति हो सके। आंकड़े किसी पूर्व निश्चित उद्देश्य के लिए ही एकत्रित किए जाते हैं। बिना किसी उद्देश्य से एकत्रित की गई सूचनाएं केवल संख्या ही कहलाती है, उन्हें केवल सांख्यिकी नहीं कहा जा सकता। यदि किसी गांव के किसानों के संबंध में आंकड़े एकत्रित किए जा रहे हो तो इसका कोई पूर्व निश्चित उद्देश्य होना चाहिए कि उन्हें क्यों एकत्रित किया जा रहा है। अब हम आते हैं 8वां पॉइंट की ओर। समंकों के संकलन में उचित मात्रा की शुद्धता की अपेक्षा की जाती है। समंकों के संकलन में उचित मात्रा की शुद्धता रखी जानी चाहिए। शुद्धता का स्तर अनुसंधान की प्रकृति एवं उद्देश्य पर निर्भर होता है। नए नियमों अथवा सिद्धांतों का प्रतिपादन करते समय समंकों की शुद्धता पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। लेकिन यदि हमारे अनुसंधान का उद्देश्य किसी सिद्धांत की सत्यता का परीक्षण करना है तो उचित मात्रा की शुद्धता से भी निष्कर्ष प्राप्त हो सकता है। जैसे कुछ व्यक्तियों की ऊंचाई को मापते समय प्रत्येक व्यक्ति की ऊंचाई को सेंटीमीटर में मापना शुद्धता के लिए आवश्यक है, किंतु दो स्थानों जैसे दुर्ग से मुंबई की दूरी मापते समय कुछ किलोमीटर का अंतर छूट जाना विशेष महत्व नहीं रखता। इस प्रकार से उपर्युक्त विशेषताओं से स्पष्ट होता है कि सभी आंकड़े या समंक संख्यात्मक तथ्य के होते हैं, लेकिन सभी संख्यात्मक तथ्य आंकड़े नहीं हो सकते। केवल उन्हीं संख्यात्मक तथ्यों को समंक कहा जाएगा जिनमें उपर्युक्त सभी विशेषताएं पाई जाती हो। इस प्रकार से सांख्यिकी का अर्थ बहुवचन के रूप में सांख्यिकी का अर्थ एवं परिभाषा और विशेषताओं के संबंध में अध्ययन कर चुके। इसके बाद एक वचन के रूप में सांख्यिकी के परिभाषा का अध्ययन किया जाएगा।